इसे ये बोलते, तो पावर हमारा ऐसे एंटर होता, बराबर। तो जो डायोड हमारा होगा वो, ये ग्राउंड है हमारा, ये सीएम के अंदर समझो यहाँ पे ये जीनर डायोड लगा हुआ, तो ये किस लिए लगा, सेफ्टी के लिए। मान लो कि यहाँ से आपके, जब आपकी गाड़ी बंद होती ना, तब बैटरी के अंदर कितने वोल्टेज होते, 12। जब आप स्टार्ट करते, अल्टरनेटर पावर निकलता, तो 14 वोल्टेज के आसपास, 40 अप भी चले जाते, 13 के आसपास भी होते। तो कोई एक सिलेक्टेड वोल्टेज होते जो सेट किए होते, मान लो कि 40.35 वोल्टेज ये लाइन के ऊपर, ये वायर के ऊपर आए, अगर उससे ज़्यादा बने ये लाइन के ऊपर, अब अल्टरनेटर तो समझो सबसे जुड़ा हुआ ही होता है। मान लो कि ये बैटरी है आपकी, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे आपका अल्टरनेटर है, तो ये तो डायरेक्ट पावर भेजेगा। वायरिंग में तो सब जगह पे लाइन जुड़ी होती है, सब जगह पे जाएगा। अब मान लो कि 40.35 वोल्टेज के ऑफ वोल्टेज आपके गए, समझो, तो ये डायोड आपका शॉर्ट हो जाएगा। अब शॉर्ट हो जाएगा समझो। अब यहाँ आपकी पावर आईसी है, ओके, यहाँ पे, तो ये वोल्टेज तो पावर आईसी में भी जाता, बहुत सारी जगह पे जाता। तो मान लो कि पहले यहाँ से ही शॉर्ट हो चुका, तो आपके वोल्टेज अंदर एंटर होंगे नहीं, क्योंकि आपके ग्राउंड और पावर दोनों एक हो गए। अब यहाँ से सप्लाई आपकी आगे जाएगी नहीं, तो ये सेफ्टी के लिए दिया होता है। कैपेसिटर आप देखो तो कैपेसिटर का भी आपको पता चल चुका है। कैपेसिटर मान लो कि ये रिले है, तो ये रिले का जो पॉइंट होता, समझो, अब ये कई बार खराब होने की वजह से आपके जो वोल्टेज यहाँ पे ऐसे सीधे जा रहे हैं, तो कई बार डाउन चला गया, फिर आया, फिर डाउन चला गया, फिर आया, ऐसा होता रहता। अब वो मिली सेकंड में होता, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर होता हमारा, ये पावर हमारा, ये बोर्ड को पूरा मिली सेकंड के लिए दे सकता है, कि कितने इसके अंदर इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होती नहीं है। थोड़ी सेकंड के लिए ये सप्लाई आपकी स्टेबल रख सकता है। अब हमने ये भी सीखा है कि ईसीएम के अंदर इंटरनल हमें सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरनल सप्लाई हम बार बार ये बोलेंगे, 5 वोल्ट, 3.2 वोल्ट, ये हमारा कौन सा होता बेटा, 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, इतने वोल्टेज हमारे अब ये सप्लाई इंटरनल बोर्ड का ईसीएम के अंदर काम करो, मैग्नेट मॉडल के अंदर कैसी पावर फंडामेंटल कैसा है, तो थोड़ी बड़ी बना एग्जाम्पल बना सकते। मान लो कि ये आपकी पावर है, बराबर, यहाँ पे आप देखो तो ये आपकी पावर आईसी, ड्राइवर आईसी, सब कुछ एक ही है, ठीक है। यहाँ पे आप पावर एंटर करते हो, तो आपने देखा यहाँ बीच में एक डायोड आया और आपकी सप्लाई आगे जा रही है। जैसे ये मैं डिजाइन बनाता है तो आपको ईसीएम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये पावर आईसी, तो यहाँ पे 2 पावर रेगुलेटर आईसी थी। अब
ग्राउंड तो हमारा कॉमन होता है, तो हम बनाएंगे। अब जो होशियार लोग होंगे उसको अभी डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। जब आपका आफ्टर मेन रिले से पावर आता है तो पहले जाता है कैपेसिटर, बराबर। एक स्क्रू ड्राइवर ले लो फटाफट वहाँ से, लेने दो चलेगा। जब आपका ये डायोड एक साइड से यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा हुआ है तो ये पावर वाली लाइन में ही जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो जब आपकी पावर सप्लाई एंटर होती है तो बीच में एक रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस में दिखाऊंगा तो ये वाला, इसे हम फ्यूज भी बोल सकते हैं, जैसे हम इसे मल्टीमीटर से चेक करें। ये 1 ओम का है, कितने का? 0.04 1 ओम का है। 1 ओम मतलब मैं मल्टीमीटर से करूँ तो ये 0 आया, इसमें मैं यहाँ देखूँ तो ये 1 ओम दिखा रहा है, मतलब वो फ्यूज जैसा ही बन गया, डायरेक्ट सप्लाई आपकी बन गई। मान लो कि ये उड़ गया, जैसे आप यहाँ पे थे तो ये खराब हो गया। अब ये खराब हो गया तो आप यहाँ पे कौन सा वाला आप लगा सकते हो, पहले तो ये समझना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो पहले हम ये चार्ट को समझ लेते हैं, बाद में अभी सारा क्लियर हो जाएगा। डिजाइन क्या बनी कि भाई मोस्फेट है हमारा, ये आउटपुट कर रहा है 3.2, ये कर रहा है 5, ठीक है। यहाँ से हमारा आउटपुट हो रहा है और यहाँ से हमारा जो 12 वोल्ट है वो इनपुट हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे। अब ये जो मोस्फेट है ये दोनों को ऑपरेट कराने का काम कौन कर रहा है? तो पावर है, बराबर। पावर आईसी से नॉर्मल वोल्टेज पे ये रेगुलेटर आईसी को ऑपरेट करवाया ये आईसी। अब ये ऑपरेट कब करवाएगी? जब यहाँ से आप इग्निशन की सप्लाई एंटर करवाओ तो होता है था, बराबर। जब आप पावर आईसी को पावर सप्लाई देते हो तो ये मेन रिले का काम करना है, मेन रिले को ऑन करवाना है, ये सारा काम पावर आईसी करता है। अब ये बोर्ड के अंदर में देखूँ तो यहाँ ये जल चुका है, बराबर। अब ये जला कैसे? पहले तो ये सोचना जलता क्यों। वैसे देखा जाए तो पावर रेगुलेटर आईसी जो हमारी होती है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कभी खराब होती, जो बड़े वाले मोस्फेट होते हैं ना ये कभी खराब होते, अब खराब तो नहीं होते, समझो। अब आप एक सोच बनाओ, एमसीयू को एमसीयू जो होता है ना हमारा, वो चारों ओर सप्लाई चाहिए। एक साइड से आप सप्लाई देते हो ऐसा नहीं, डीपली काम करोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा। मान लो कि ये 3.2 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, तो यहाँ से भी एंटर होता है, यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी। चारों ओर, चाहे आप मीटर का एमसीयू ले लोगे, बीसीएम का एमसीयू ले लोगे, कोई भी एमसीयू लोगे तो सब जगह से उसको सप्लाई। अब ये जो इंटरनल सप्लाई होती है तो हमने आगे सीखा कि इंटरनल सप्लाई बोर्ड को जहाँ जहाँ जरूरत होती है, जहाँ जहाँ आईसी होती है वहाँ वो सप्लाई हमारी जाती है। अब ये सप्लाई आपकी यहाँ से ऐसे आगे गई,
अब होता क्या है, जब यहाँ से आपकी पावर सप्लाई 12 वोल्ट, तो ये 20 एम्पियर के साथ फोर्स से सप्लाई आती है, मतलब लोड धक्का देता है पावर, ठीक है। अब वो पावर आपकी वायरिंग से ये ईसीएम के अंदर यहाँ से आपकी ये रेजिस्टेंस के ऊपर आती है, ये रेजिस्टेंस को बाईपास करके आपके ये जो जाने वाला लेग है वहाँ पे आती है। तो ये मॉसफेट को, ये रेगुलेटर आईसी को +12 वोल्ट मिले। अब नॉर्मल वोल्टेज से ये आईसी ने ये मॉसफेट को ऑपरेट करवाया, बराबर। अब ये क्या करेगी, 12 वोल्ट तो मिल गए उसको, तो ये पावर निकालने के काम चालू करेगी, सप्लाई चालू करेगी, बराबर। अब होता ये है, ये सप्लाई तो निकाल रही है, ठीक है, पर आगे का कोई एरिया आपका शॉर्ट है, मतलब मान लो कि ये आईसी आपकी शॉर्ट है, या तो यहाँ से कहीं और सप्लाई जा रही है, छोटी आईसी है, छोटा पीएफ है, कुछ भी है, समझो, वो शॉर्ट है। अब वो है फुल शॉर्ट, तो होता है क्या, यहाँ शॉर्ट हो चुका, अब ये पावर को यहाँ से धक्का देगा, तो ये तो ग्राउंड बन गया, शॉर्ट होगा तो ये दोनों एक हो जाएगा। अब ये शॉर्ट हुआ तो होगा क्या, एक सामने से यहाँ धक्का दे रहा, ये यहाँ से धक्का दे रहा, और ये शॉर्ट हो रहा, तो क्या होगा, पावर आपका ब्रेक। अब पावर ब्रेक होगा तो बीच में कौन है, जो वीक कंपोनेंट आपका होगा वो गर्म होगा। मान लो कि यहाँ से ये आपका कोई कंपोनेंट शॉर्ट हुआ और यहाँ बीच में मैंने फ्यूज डाला हुआ था, तो क्या होता, मेरा फ्यूज उड़ जाता, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाड़ा वाला फ्यूज डाल देता तो फ्यूज उड़ता नहीं, तो मेरी ये लाइन वीक होती। मान लो कि ये ट्रैक मेरी पतली वाली एकदम पतली होती तो ये ट्रैक चलता होता है ऐसा। अब ये बोर्ड के अंदर, अब मान लो कि यहाँ से तो पावर का फोर्स आ रहा था और यहाँ लग रही थी ब्रेक, अब ये ब्रेक लगी समझो, तो आगे की सप्लाई होती उसको भी वो हीट करती, क्योंकि उसको भी ब्रेक करती, तो यहाँ पे ये जो फ्यूज जैसा लगाया हुआ है इसे भी उसमें जलाता हुआ, क्लियर आपको। अब जब मेरे पास बोर्ड आता है रिपेयर में, तो यहाँ ये उड़ा हुआ, ये जला हुआ, तो मैं क्या करता, मेरी सोच कहाँ जाती पहले, भाई ये खराब हो गया, होता क्यों नहीं, पहले तो मैं यही देखता, ये जल गया है तो इसका फॉल्ट है इसमें, पर फॉल्ट यहाँ पे होता नहीं है। फॉल्ट हमेशा हमारी आगे की जो लाइन होती है वहाँ पे ही होता है। तो मान लो कि एमसीयू शॉर्ट हो गया होता, कोई और कंपोनेंट शॉर्ट हो गया होता। अब एग्जांपल से हम देखें, समझो, तो मैं चेक करने का तो एक ही तरीका है, यहाँ पे समझो ये कैपेसिटर है, तो मैं हमेशा एक प्रोब जो मेरी होती उसे तो मैं हमेशा ग्राउंड पे ही देता, तो ये मैंने यहाँ लगा दी और यहाँ देखता हूँ कि भाई यहाँ तो मेरा शॉर्ट नहीं है। अब ये फ्यूज ये डायोड है तो यहाँ तो शॉर्ट ही बताएगा, ग्राउंड मेरा कॉमन होता है। अब मैं यहाँ देखता हूँ तो ये शॉर्ट आया, अब ये शॉर्ट आया और ये शॉर्ट मेरा नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या करना, ये पहले ये समझना चाहिए, ये शॉर्ट हो चुका है समझो, तो ये शॉर्ट कितना है, जैसे आप मल्टीमीटर पे यहाँ पे रख के देख समझो, तो मैं एक प्रोब को यहाँ लगाता हूँ, अभी ये 0.24 ohms, ठीक है। अब हम थोड़ा ohms के ऊपर थोड़ा और चले जाते हैं तो डीपली नॉलेज मिल जाएगा हम लोगों को। अब ये 300 ohms का एक रेजिस्टेंस है,
काम करते हैं। अब मान लो कि मैंने ये चार्ट बनाया, ठीक है। अब आपने हेडलाइट का बल्ब तो देखा होगा, 100 वोल्ट का होता है, लोड वाला होता है, ठीक है। अब मुझे ये बल्ब जलाना, ठीक है। अब बीच में मैं 1 ओम का रजिस्टर रखता हूँ। मान लो कि मैंने 1 2 3 4 5 6 बल्ब मैंने लगाए एक साथ सीरीज में। बीच में मैंने वायरिंग में 300 का, 150 का, 100 का, 50 का, 10 का, 1 का रजिस्टेंस मैंने लगाया, बराबर। रजिस्टेंस लगाने के बाद मैंने यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई देनी स्टार्ट की। बराबर। अब मैंने इसे चालू कर दिया। अब मैं इसे 10 मिनट तक रखता हूँ, या तो 5 मिनट रखता हूँ, या तो 1 मिनट रखता हूँ। तो इसमें हमारा जो रेजिस्टेंस है वो गरम कौन सा होगा और पहले कौन सा जल जाएगा, बराबर। ये हमें कौन बताएगा? राहुल भाई। आप बताओ, ये जो रेजिस्टेंस मैंने, पहले ये चार्ट आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि भाई मुझे बल्ब जलाना है, बीच में मुझे एक रेजिस्टेंस लगाना है, और इनमें से 1 2 3 4 5 6 जो भी है रेजिस्टेंस, उसमें पहले उड़ेगा कौन, गरम कौन होगा, ये कितने ओम है उसके अंदर, आप बताओ राहुल। मैं हाँ 300 वाला 300। अब कौन बाकी है? मैं नाम पहले बता दूं। वसीम कलकत्ता। हाँ बोलिए बेटा, कौन सा जलेगा? सर नो आइडिया। नो आइडिया। अब आया नारायण भाई। एक ओम वाला है एक ओम वाला। एक। फिर आया उत्तम 300 300। रोहित आया 300 300 का गरम होगा। उसने 300 का जलेगा, गरम होगा या 1 का गरम होगा? 300 हैं? 300 फाइनल बता। 300 का। इम्तियाज कहाँ गया? 1 ओम शायद। अब्दुल तो चला गया। गोविंद भाई बाकी है। 300 एक बाकी है। अंते। एक ओम से का उड़ जाए हैं? एक ओम से। अब कोई बाकी है? हाँ बकू। 1 ओम हैं? 1 ओम। एक। अभी वो महाराष्ट्र बाकी है। 300 आपका नाम क्या था? अमोल अमोल। अभी एक और वोटिंग बाकी है। 1 ओम। वेरी गुड। देखो ये बंदा और क्या निकला। खाली गड़बड़ी यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा। अब ये उत्तम ये बताएगा कि तू ऐसे कैसे बोल सकता है ये 300 का उड़ेगा? उड़ेगा नहीं, मतलब वो जलेगा ज्यादा। चलेगा? हाँ चलेगा। मतलब वो बल्ब ज्यादा करेगा। बल्ब ज्यादा हाँ करेगा। मतलब ज्यादा देर तक रह सकता है क्योंकि उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है ना, इसलिए। हाँ, अच्छा तो वहाँ तू गलत साबित हुआ, मुझे ऐसा लगा था। हाँ अब हंसने, तू ऐसे कैसे बोल सकता है ये 300 का?
हीट होता है देख, सवाल बनता है ना तो बंदा भागता है, होता है। मुझे ये सवाल सब नहीं पूछना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अंदर से ऐसा बैड फील होता है हम लोग को, होता है, हाँ? तो होता है कि नहीं होता है कि भाई मुझे नहीं आएगा, मुझे पता नहीं चलेगा, गलत हो जाऊंगा, पर इससे ही हम सीखते हैं, होता है। अब देखो बापू ने ये बोला, कहाँ गए बापू, एक और बोला, ठीक है, जो हमने वीडियो बनाया, अब वो वीडियो रजिस्टर की वैल्यू का था ना, हाँ? तो शायद या तो आपको समझ में नहीं आया, या तो आपने उसको ठीक से देखा नहीं। देखो हम यहाँ समझते, थीरी क्या कहती है, एक ओम मतलब फुल शॉट हो, एक ओम मतलब फुल शॉट। एग्जाम्पल को मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ से मैं पावर दे रहा हूँ, यहाँ बल्ब है मेरा, और यहाँ मेरा ग्राउंड है, यहाँ मेरी बैटरी है। हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक लाइन में साइंटिस्ट वाली भाषा कभी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें पढ़ाई करनी है, 1-2 साल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करना पड़ता, तो हमें सारा क्लियर है। पर मैं आपको सादी भाषा में समझाऊँ कि भाई ये पूरा भरा हुआ, अब ये है मेरा एक ओम, मैं दूसरा यहाँ बनाऊं, ये आधा भरा हुआ, ये है मेरा 100 ओम। एक ओम मतलब आपकी फुल सप्लाई अंदर एंटर हो, मतलब कि ये जो लोखंड है आपका, ये वाला, तो अब मैं यहाँ से पावर दूँ तो यहाँ पूरा निकलेगा कि नहीं, होगा ना, ठीक है। अब फंडामेंटल ऐसा समझो, 1 ओम्स होता है ना, वो फुल शॉर्ट होता, 10 ओम्स होता वो भी फुल शॉर्ट ही होता। जैसे 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 वैल्यू बढ़ती जाती, 1000 ओम्स हो जाता, 1000 ओम्स बराबर 1 किलो, ठीक है। अब वैसे ही थोड़ा ये समझ के बाद प्रयास करो, ठीक है। अब देखो 1 ओम हमने ये PCM के अंदर देखा, कितना देखा, 1 ओम। 1 ओम मतलब फुल सप्लाई, और यहाँ पे आपके 300 ओम आ जाते ना, मतलब यहाँ पावर आपका ड्रॉप, पावर को ब्रेक लगे। अब ब्रेक लगेगी, यहाँ लोड वाली चीज है, तो यहाँ पावर उठेगा, तो आप इसे उंगली रखोगे ना, तो यही होगा, वो आपको क्लियर, आपको तो क्लियर ही है। तो ये केस ने भी 1 ओम दिखाया, 1 ओम गर्म नहीं होता, तो डायरेक्ट सप्लाई जाने देते। अब 1000 ओम होता ना, 1 ओम, 10 ओम, फिर 100 ओम, फिर 500, 1000, 1000 बराबर 1 किलो, ठीक है। फिर 10 किलो ओम, 50 किलो ओम, 150 के, 500 के, 700, 1000 किलो, 1000 किलो ओम बराबर कितना होगा, 1 किलो। यहाँ जो संख्या बड़ी होती जाती ना, वो हमेशा छोटी होती, और जो छोटी होती है ना, वो हमेशा बड़ी, उल्टा भागो, हुआ क्लियर। अब मैं 1 ओम का डालूं तो क्या होता, रोहन
पे मैं 1 ओम का डालूं तो क्या होता, हो जाएगा। उड़ ही जाता ना। अब मैं यहाँ पे ये जो 300 थे, यहाँ पे मैं 1 किलो ओम का डालूं तो क्या होता, वो रजिस्टर ही होगा वो तो भी उड़ जाता। हुआ क्लियर? जितनी छोटी रकम है ना वो हमेशा शॉर्टिंग ज्यादा हो। अब हुआ क्लियर? अभी भी नहीं हुआ। इम्तियाज, तेरे को इम्तियाज ये बात समझ में आई? हमारी लाइन के अंदर कितने टाइप के रजिस्टर, एक तो एसएमडी, बराबर। हमारी फील्ड में एसएमडी रेजिस्टेंस ही आएंगे। अब पहले के वो जो नॉर्मल आते थे वो तो अब बंद हो गए, जो गोल गोल आते थे ना कलर वाले वो तो गए। बाद में आए नंबर 1, मतलब उस पर नंबर लिखा हुआ था। अभी के टाइम में वो नंबर भी गायब हो गया। कंपनी मोनोपोली दे रही है, नंबर आपके चले गए। अब इसलिए तो एडिटिंग करना सीखना पड़ता, नहीं तो आप रजिस्टर निकाल के वैल्यू पता कर लेते। अब तो वो भी नहीं होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो नंबर भी निकलते जाएंगे। ठीक है। अब पहला होता है ओम, दूसरा होता है किलो, और तीसरा होता है मेगा ओम। ये मैंने वीडियो के अंदर दिया हुआ, भूल गए होंगे। ठीक है। ओम्स मतलब जाडी सप्लाई, मतलब 12 वोल्ट के ऊपर जो काम होते हैं ना वो हमारे ईसीएम में ओम्स आए, ओम्स वाले रहते। 12 वोल्ट की सप्लाई जहाँ जहाँ जा रही है ना वहाँ पे ओम्स आए। फिर आए इससे छोटी सी सप्लाई जो जाने देनी होती है वो हमारे सेंसर होते हैं, फिर हमारे इंटरनल वोल्टेज होते हैं, उसके अंदर वो सप्लाई तो वो लगाए होते हैं किलो। अब इससे भी नॉर्मल सप्लाई सबसे छोटा वो होता है मेगा, मतलब कि फ्रीक्वेंसी रिलेटेड काम होते हैं ना। मतलब आप ऐसे टच करो और सेंसिटिव वोल्टेज होते, सेंसिटिव मतलब ये आपका रेजिस्टेंस है, ये लाइन आपकी जा रही है, एक आईसी में जा रही है और एक जा रही है पावर आईसी से आ रही है या तो एमसीयू से आ रही है, बराबर। अब ये मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब इसमें से जो वोल्टेज जा रहे हैं वो सिग्नल फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं, मतलब कि वोल्टेज तो दिखाएंगे, चलो 1.5 वोल्टेज आपको शो कर रहे हैं, मल्टीमीटर की प्रोब यहाँ लगा हो, बराबर। पर जब आप इसे यहाँ ऐसे नॉर्मल भी टच करो ना, नॉर्मल भी, आप ऑन कार के ऊपर कभी सर्किटों का काम करते हो ना, क्लस्टर मीटर से आपको समझ में आता है। क्लस्टर मीटर के अंदर आप एमसीयू के अंदर आप ऐसी थोड़ी सी उंगली करके आप ऐसे टच करते हैं ना तो एलईडी जलने लग जाती, काटा उठने लग जाता, ये सब होता है। वो हुआ हमारा सेंसिटिव, बराबर। अब ये मेगा ओम जो होते हैं ना, मिली ओम जिसे हम बोलते हैं, वो सेंसिटिव लाइन जहाँ जहाँ गई होती ना नॉर्मल, मतलब टच करो ना थोड़ा सा हल्का सा भी तो भी वो वर्किंग कंडीशन पे आ जाए, वहाँ पे हमें मेगा ओम लगाए देखने को। हमारे बोर्ड के अंदर मेगा ओम कितने इस्तेमाल किए गए पूरे, ज़्यादा किलो और ओम्स। ओम्स भी गाड़ी वाली जो सप्लाई होगी उसमें ही देखने को मिलेगा। हुआ क्लियर? अब हो जाएगा। तो मेगा ओम्स। हाँ, दूसरा हम ये सीखेंगे कि हम मान लो कि कोई यहाँ से सीखने के गए और हमें कोई हम रेजिस्टेंस को चेक कर रहे थे, मान लो कि ये रेजिस्टेंस को मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मीटर को यहाँ रखता हूँ और सर्किट को मैं चेक कर रहा हूँ, ये सर्किट को मैं चेक किया, अब यहाँ पे आया बेटा ओम्स।
63 ओम का है, बराबर। जब मैं इसे चेक कर रहा हूँ तो ये सर्किट आपस में तो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। आप ऐसे देखो, इंटरनल लाइन आपकी ऐसे सब घूमती है कि नहीं? होता है। अब देखो, मैं ये रजिस्टर को चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं देखूँ तो ये 60 ये मुझे नहीं दिखा रहा था तो मैंने थोड़ा प्रोब को धक्का दिया, ठीक है। अब यहाँ मुझे 62 आया। अब मान लो कि ये सर्किट मेरी है, इसे मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, समझना बात तो पूरी। यहाँ मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ और मल्टीमीटर के अंदर मुझे जो वैल्यू शो हो रही है वो 62 ओम्स आई या तो किलो ओम्स आई, जो भी है, बराबर। मैंने यहाँ प्रोब लगाई तो मैं तो यही समझूंगा ना, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 62 है, होता है कि नहीं, बराबर। अब मैं प्रोब को चेंज करता हूँ, यहाँ मैंने प्रोब चेंज की। अब मुझे वैल्यू आई मेगा ओम, 0.03 मेगा ओम आई, बराबर। अब ये मेगा ओम आई, इसका मैं क्या समझूं? पहले की जो मुझे वैल्यू शो हो रही थी वो किसकी हो रही थी? यहाँ से ये जो सर्किट होती ना, ये दो वायर की हो रही, ये लाइन की हो, किसकी हो रही थी? रेजिस्टेंस की नहीं हो रही। ये जो मैं देख रहा था वो इन ये कनेक्टिविटी होती ना इंटरनल आपस में जुड़ी हुई, इसकी मुझे इसमें वैल्यू शो हो रही, ये रेजिस्टेंस की नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पे प्रोब रखूँ और एक में वैल्यू आई और मैं जब प्रोब चेंज करता हूँ तो मुझे मेगा ओम देखने को मिले, तो मुझे ये समझना चाहिए कि रेजिस्टेंस मेरा पूरा हुआ क्लियर। आपको कोई भी सर्किट को आप चेक करो, आपको दोनों को उल्टी सुल्टी लगा के चेक करना, या तो आपको रेजिस्टेंस को बाहर निकाल के आपको देखना पड़ेगा। एक साइड से कभी काम होगा नहीं। ये हो गया क्लियर आपको? मेगा ओम्स के रेजिस्टेंस हमारी सर्किट के अंदर देखने को मिलते हैं पर कम। अगर मुझे डाउट लग रहा है कि भाई इसमें मुझे मेगा ओम्स आए समझो, तो मैंने दूसरी साइड प्रोब चेंज की, दूसरी साइड मुझे कुछ वैल्यू दिखाई थी, तो मैं ये रेजिस्टेंस ओपन करूंगा, फिर अगर नंबर वाला है तो नंबर के हिसाब से मैं चेक करूंगा सेम है। अगर नंबर के हिसाब से मुझे कम तो सेम मिल रहा है, डिटेल एप्लीकेशन है ना आप लोगों के, उसमें मुझे सेम वैल्यू मिल रही, तो वो रेजिस्टेंस खराब नहीं है। और हमें ये समझ लेना चाहिए कि भाई यहाँ मेगा ओम की लाइन ही हमारी जा रही होती है। ये बात क्लियर हो गई? तो 1 ओम जो होगा वो हमारा डायरेक्ट शॉर्ट होगा, 10 ओम उससे भी कम, 1000 ओम मतलब 1 किलो हुआ। क्लियर? अब समझ में आ गया ना? तो ये जो ईसीएम मेरे पास रिपेयर में आया हुआ है, ये ईसीएम यहाँ गला हुआ है, इसका मतलब मैं ये नहीं समझूंगा कि ये कंपोनेंट मेरा शॉर्ट, ये शॉर्ट होता नहीं। तो अब मुझे ये सोचना चाहिए कि भाई ये शॉर्ट नहीं है, तो अगर शॉर्ट क्या हो सकता है, होता ना? तो रनिंग काम जब आप 1 साल 2 साल करोगे तो आपके पास सारे ईसीएम हाथ से निकल जाएंगे, आपको 50% आइडिया मिल जाएगा कि भाई इसमें यहाँ पे फोल्ड होता है, इसमें यहाँ पे फोल्ड होता है, ठीक है। अगर अनजान ईसीएम मेरे पास आया, मेरे पास पहले कभी आया नहीं था, तो मुझे सबसे पहले इसकी पावर सप्लाई दे के काम करना चाहिए। पावर सप्लाई में इसके एंटर करवाओ, फिर मैं देखूँ, पहले तो ये ब्लैक हो चुका मतलब वो हीट हुआ होगा, पहले तो यही सोच बनाऊँ, ठीक है। दूसरा, मैं यहाँ ग्राउंड लेके देखता हूँ, तो मुझे फुल शॉर्ट दिख रहा है। तीसरा, मैं यहाँ पे देखूँ कि ये मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं, तो ये
भी प्रॉपर अभी पहले ब्लैक हो चुका और वो वर्किंग कंडीशन पे है, मतलब फॉल्टी हुआ नहीं। अब मैं यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ, ये बीप आ रहा, यहाँ पे आ रहा नहीं है। अब यहाँ बीप आ रहा है, या तो ये शॉर्ट हो सकता है, या तो ये शॉर्ट हो सकता है, या तो कोई कंपोनेंट हमारा जैसे हमारा पीएफ है वो शॉर्ट हो सकता है। पर थोड़ा मैं इसके ऊपर और डीपली नॉलेज लगाऊं कि भाई ये इतना ज़्यादा वाला कंपोनेंट है, ये ब्लैक हो चुका है, तो क्या मेरे छोटे छोटे जो पीएफ होते हैं इसमें उसकी तो कैपेसिटी नहीं है ना। यही बात समझ में। जैसे मान लो ये लाइन आपकी यहाँ से जा रही, बीच में चलो ये डायोड आया, एक साइड डायोड है ये लाइन के साथ, बराबर, डायोड है पीएफ है जो भी है, बराबर। अगर ये शॉर्ट हुआ होता तो इसको जलने की जरूरत नहीं थी, ये बड़ा है, होता ना, ये जल जाना चाहिए। अब मान लो कि मैं ये शॉर्ट लगाऊं कि भाई चलो ये पीएफ भी होते इस लाइन में आगे इंटरनल लाइन, तो ये जला तो ये छोटा वाला शॉर्ट हुआ होता तो ये भी जल जाता, ये जल जाना चाहिए। तो कोई ऐसा बड़ा कंपोनेंट होता या तो सर्किट के अंदर कोई शॉर्टिंग हुआ होता, बड़ी लाइन शॉर्ट हो गई होती तो ही इसको जला सकते। क्लियर? अब हम एक काम करते हैं, ये B4 का ECM है, B5 का, B6 का है। अब मुझे इसका शॉर्टिंग मैन्युअली चेक करना होगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब आधा दिन भी निकल जाता। वो निकलता कैसे? मान लो कि ये मुझे ये लाइन शॉर्ट दिख रही है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसे ओपन करूँ, ओपन करके मैं ये सब लेग के ऊपर में से बीप के साउंड देखूँ कि भाई ये शॉर्ट है कि नहीं। पहला स्टेप तो मेरा ये होता, ठीक है। अब दूसरा स्टेप ये होता कि मैं इसे ओपन करूँ और इसके नीचे का जो एरिया जैसे खुला बन जाएगा ना बेज मेरा, तो फिर मैं यहाँ लगाऊंगा और ये बेज के ऊपर देखूंगा, हाँ भाई ये शॉर्ट नहीं है, ये लाइन मेरी कोई शॉर्ट नहीं होगा ना ऐसा। तो मैंने लाइन तो खींची हुई होती नहीं है तो मुझे मालूम पड़ेगा नहीं, क्योंकि सब ग्राउंड ही हो चुका होता। बोर्ड शॉर्ट हो जाए तो सब जगह पे बीपी आता। मान लो कि ये ऐसी शॉर्ट हुई होती, ये कंपोनेंट शॉर्ट हुआ होता, तो जहाँ पे भी मीटर मारोगे ना वहाँ टी टी ही बजेगा, मालूम पड़ेगा। स्विफ्ट का आपने निकाला 5 वोल्ट, तो एक आपको आइडिया मिला कि भाई ये लाइन यहाँ जाती है, ये कंपोनेंट को मैं रोका हूँ, और इसका तो हमने काम ही नहीं किया, मालूम पड़ेगा। तो ये थोड़ी हम लोगों को प्रॉब्लम। तो हम लोग एक काम करते हैं, मेरे पास इसके कनेक्शन है, ये लो, बैठ जाओ वहाँ। रोहन, वहाँ नीचे एक i20 है, उसमें ना मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। उसको पता नहीं। देखो आपके मोबाइल खोलो सब उसके अंदर मैंने एक फोटो भेजा, अब आपका चालू भेजा मीटर का i20 का। उसमें डिस्प्ले में देखो नीचे की साइड -40 सेल्सियस लिखा हुआ है ना। अब ये -40 सेल्सियस है वो आउटसाइड टेम्परेचर का,
मतलब बाहर का टेम्परेचर कितना है वो पता चलता है। अब ये सेंसर खराब हो जाता है ना तो एसी हमारा कंप्लीट चलता नहीं। ठीक है, अब वो नीचे गाड़ी है बराबर, बम्पर जो होता है ना हमारा, एक ड्राइवर साइड होती है एक खाली साइड होती है। तो खाली साइड जो होती है ना वहाँ आगे आपको पता होगा वहाँ एक छोटा सा सेंसर होता है। सेंसर का वायरिंग या तो पानी घुस गया होगा, सड़ गया होगा, जो भी है, ठीक है, वो लेके जाओ, इसको लेके जाओ, उसने